प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल की सीरीज़ में हम कक्षा 11 के लिए भू आकृतिक प्रक्रियाएं पढ़ रहे थे और लास्ट हमने फिज़िकल जियोमॉर्फिक प्रोसेस को कंप्लीट किया। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं उस पर हमारी चर्चा हुई थी लास्ट लेक्चर में। वहाँ तापमान, लवण, हिमकरण किस प्रकार से भौतिक अपक्षय करते हैं उस पर हमारी चर्चा हुई। आज के सेशन में हम जैविक कार्य एवं अपक्षय मतलब जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण और टॉपिक्स की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आप तक मैं पहुंचा सकूं और आप उसका ढंग से अध्यापन कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। जैविक कार्य एवं अपक्षय। जैविक अपक्षय जीवों की वृद्धि या संचलन से उत्पन्न अपक्षय वातावरण एवं भौतिक परिवर्तन से खनिजों एवं आयन के स्थानांतरण की दिशा में एक योगदान है। देखिए क्या बताया गया है कि जैविक अपक्षय जो होता है वो जीवों की वृद्धि संबंधित है, यानी जीव वृद्धि करते हैं और जीव जब वृद्धि करते हैं तो वे कहीं ना कहीं निवास करते हैं, कोई ना कोई क्षेत्र बनाते हैं, उनका संचलन होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आते और जाते हैं। से अपक्षय वातावरण एवं भौतिक परिवर्तन से खनिजों के आयन के स्थानांतरण की दिशा में एक योगदान है। यानी कि खनिज जो होते हैं या जो मृदा होती है वो इन जीव जंतुओं की वृद्धि, इनके संचलन से, इनके एक स्थान से दूसरे स्थान से आने और जाने से अपक्षय होता है, प्रभावित होती है। या जो जीव जंतु विभिन्न चट्टानों में निवास करते हैं, ठीक है, खोद कर निवास करते हैं, या किसी क्षेत्र में ये जब निवास करते हैं तो वहाँ से मिट्टी को हटा देते हैं और वह एक जो कार्य है वो भी एक प्रकार से अपक्षय का एक प्रकार है। ठीक है दोस्तों, केंचुओं, दीमकों, चूहों, कृंतकों इत्यादि जैसे जीवों द्वारा बिल खोदने एवं वेजिंग फान के द्वारा नई सतहों का निर्माण होता है। तो जो ये बिल खोदने वाले जीव जंतु हैं, केंचुए हैं, दीमक है, चूहे हैं, ये क्या करते हैं, किसी धरातलीय क्षेत्र पर बिल खोदते हैं और बिल खोदने की दशा में जो आवरण होता है उस आवरण को ढीला कर देते हैं और ढीला करने से फिर धीरे धीरे अपक्षय होना प्रारंभ हो जाता है, जिससे रासायनिक प्रक्रिया के लिए अनावृत एक्सपोज सतह में नमी एवं हवा के वेदन में सहायता मिलती है। तो रासायनिक प्रक्रिया जो होती है, रासायनिक प्रक्रिया के कारण ये हमें देखने को मिलता है कि फिर अपक्षय की क्रिया अधिक प्रभावी हो जाती है। नमी जहाँ बनी हुई होती है, हवा का क्षेत्र जहाँ होता है, वहाँ इस प्रकार की एक्टिविटी अधिक देखने को मिलती है। मानव भी वनस्पतियों को अस्त व्यस्त कर देता है। तो मानव भी क्या करता है, वनस्पतियों को काटता है, ठीक है, पेड़ों को जड़ से उखाड़ देता है, जिसके माध्यम से भी मृदा जो होती है विस्थापित होती है। कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पर मानव द्वारा विस्फोट किया जाता है तो भूमि जो होती है वो ढीली हो जाती है, भूमि में गैप आ जाते हैं और गैप आने से फिर धीरे धीरे वो अपक्षय की एक्टिविटी वहाँ पर होने लग जाती है। खेत जोतकर एवं मिट्टी में कृषि करके धरातलीय पदार्थों में वायु, जल एवं खनिजों के मिश्रण तथा उनमें से नए संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। तो मानव क्या करता है, देखिए कृषि कार्य करता है तो धरातलीय पदार्थों में जो वायु, जल और खनिजों का मिश्रण होता है वो धीरे धीरे अलग होता जाता है। कृषि कार्य के उपरांत भी मनुष्य जो है वो एक स्थान पर रहकर कृषि नहीं करके एक से अधिक स्थानों पर कृषि करता है, तो इससे मृदा का अपक्षय होता है। साथ ही साथ जो खनिज होते हैं उनका भी अपक्षय होना प्रारंभ हो जाता है।
सड़ने वाले पौधों एवं पशुओं के पदार्थ ह्यूमिक, कार्बनिक एवं अन्य अम्ल जैसे तत्वों के उत्पादन में योगदान देते हैं, जिससे कुछ तत्वों का सड़ना, क्षरण व घुलन बढ़ जाता है। तो सड़ने वाले जो पौधे होते हैं, पशुओं के जो पदार्थ होते हैं, कार्बनिक अम्ल जो होते हैं, ये अन्य अम्ल जो होते हैं, ये उत्पादन में क्या देते हैं, योगदान देते हैं, जिससे कुछ तत्वों का सड़ना, क्षरण तथा घुलन बढ़ने लगता है। पौधों की जड़ें धरातल के पदार्थ पर जबरदस्त दबाव डालती हैं तथा उन्हें यांत्रिक ढंग से तोड़कर अलग अलग कर देती है। तो इस प्रकार से एक्टिविटी यहाँ देखने को मिलती है। भौतिक अपक्षय में जीव जंतुओं के द्वारा, ठीक है, जीव जंतु के द्वारा अपक्षय होता है, मानव के द्वारा अपक्षय होता है। तो यहाँ पर भौतिक अपक्षय भी कहीं ना कहीं मानव के द्वारा या फिर जीव जंतुओं के द्वारा देखने को मिलता है। चट्टानें ढीली होती हैं, उस पर रासायनिक एक्टिविटी हो सकती है, रासायनिक अपक्षय हो सकता है, उस पर भौतिक अपक्षय हो सकता है। लेकिन पहली जो एक्टिविटी है वो पहली एक्टिविटी जीव जंतुओं के द्वारा हो सकती है या मानव के द्वारा हो सकती है। तो इसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जैविक जिनमें जीवन होता है, ठीक है, पशु जीव जंतु हो गए, मानव हो गया, ये भी इस तरह की एक्टिविटी करते हैं जिसके माध्यम से वहाँ पर अपक्षय की क्रिया बढ़ जाती है। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं अपक्षय के विशेष प्रभाव, स्पेशल इफ़ेक्ट्स ऑफ वेदरिंग, कि क्या इसके प्रभाव होते हैं अपक्षय के, ये हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला है अपशल्कन। इसकी व्याख्या पहले ही भौतिक अपक्षय, ये हम पहले भी करके आ चुके हैं। अपशल्कन यानी लेयर बाय लेयर फॉर्म में वो जो चट्टानें होती हैं वो निकलती रहती है ना। इसमें देखिए क्या क्या होता है, भौतिक अपक्षय की क्रिया, तापीय संकुचन की क्रिया होती है, फैलाव की क्रिया होती है, ठीक है, लवण अपक्षय की क्रिया होती है। ये देखिए तापीय संकुचन है, फैलाव है, लवण अपक्षय है, जिसके माध्यम से चट्टानें जो होती है ढीली हो जाती है, और ढीली हो जाने के कारण वो परत दर परत रूप में उखड़ती रहती है, परत दर परत के रूप में वो हटती रहती है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अपशल्कन। क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत की जा चुकी है। अपशल्कन एक परिणाम है, प्रक्रिया नहीं है। शैल या आधार शैल के ऊपर से मोटे तौर पर घुमावदार चादर के रूप में उत्खंडित या पत्रकण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चिकनी एवं गोल सतह का निर्माण होता है। मैंने बताया था आपको कि जो चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों पर जब तापमान पड़ता है, तापमान अधिक होता है, तो तापमान पाकर चट्टानें फैलती हैं, और जब तापमान एकदम से कम हो जाता है तो पुनः वह संकुचित होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, चट्टानों की जो ऊपरी सतह होती है वो धीरे धीरे चटकना शुरू होती है, उनमें चटकना आना प्रारंभ हो जाती है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, फिर जब चटकने प्रारंभ होती हैं, उनमें गैप आ जाता है, तो गैप आने से फिर वो लेयर बाय लेयर में वो समाप्त होती जाती है, या उस स्थान से हटकर किसी अन्य स्थान पर वह गिरना शुरू हो जाती है। अपशल्कन अभारित कण एवं तापक्रम परिवर्तन द्वारा प्रेरित फैलाव एवं संकुचन के कारण भी होता है। तो देखिए, इसमें मैंने अभी आपको बताया कि इसमें फैलाव भी होता है और संकुचन की क्रिया भी हो रही है। दोनों ही क्रियाओं के द्वारा ये एक्टिविटी देखने को मिलती है। ये तापीय संकुचन भी होता है, फैलाव भी होता है, और लवणीय अपक्षय भी होते हैं। यानी जो लवण होता है वो धीरे धीरे क्या करता है, उनको भी ऑब्जर्व करता है और फिर उसको धीरे धीरे उखाड़ना शुरू कर देता है। अपशल्कित गुंबद एवं टार्स क्रमशः अपभारित कण एवं तापीय संकुचन से उत्पन्न होते हैं। अब बात करते हैं अपक्षय का महत्व क्या है। ठीक है, अपक्षय क्यों जरूरी है, इसका महत्व क्या है। प्रभाव तो हमने देखा कि इसका प्रभाव क्या है, अब हम चर्चा करते हैं इसका महत्व क्या है। अपक्षय प्रक्रियाएं शैलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने तथा न केवल आवरण, प्रस्तर एवं मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, अपितु अपर्दन एवं व्रत संचलन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जब हम अपक्षय की बात करते हैं या अपक्षय की क्रिया जब होती है, तो इससे चट्टानें जो होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, और इसके जो ऊपरी भाग होता है वो धीरे धीरे टूटता है और टूट टूट कर मृदा का निर्माण करता है। ये अपर्दन के लिए भी सहायक होती है। अपक्षय की क्रिया जब होती है तो उसके बाद सेकंड एक्टिविटी यानी अपर्दन होना शुरू होता है।
अपर्दन जब तक नहीं होगा जब तक अपक्षय नहीं होगा। ठीक है, तो अपर्दन होने के लिए अपक्षय की क्रिया होना अत्यंत आवश्यक है। और वृत्त संचलन यानी बहुत बड़े भूभाग में जब कोई मूवमेंट होता है, बहुत बड़ा मूवमेंट होता है, तो उसके लिए भी अपक्षय की क्रिया होनी जरूरी होती है। जैव मात्रा एवं जैव विविधता प्रमुखतः वनों यानी वनस्पति की देन है तथा वन अपक्षय प्रवार की गहराई पर निर्भर करता है। देखिए, वनस्पति के द्वारा भी हमें देखने को मिलता है कि अपक्षय की क्रिया होती है, और अपक्षय प्रवार जो होता है, वेदरिंग मेंटल जो होती है, वो काफ़ी गहराई में रहती है। यदि शैलों का अपक्षय ना हो तो अपर्दन का कोई महत्व नहीं होता। ये मैंने अभी आपको बताया कि यदि अपक्षय की एक्टिविटी नहीं होगी तो अपर्दन नहीं होगा, क्योंकि अपक्षय और अपर्दन, अपक्षय होगा तो अपर्दन की एक्टिविटी होगी, अदरवाइज फिर वो एक्टिविटी नहीं होती। देखिए, आपको ये तो पता होगा कि अपक्षय और अपर्दन क्या होता है, छोटी कक्षाओं में आप पढ़कर आ चुके हैं। फिर मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि देखिए, अपक्षय क्या होता है। कोई चट्टान है, उस चट्टान का एक ही स्थान पर टूटते रहना। ठीक है, अपक्षय क्या हुआ कि चट्टान का अन्य कारकों जैसे रासायनिक एक्टिविटी हम पढ़कर आए हैं, रासायनिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय, जैविक अपक्षय, ये हमने पढ़ा है ना। तो इन तीनों कारकों के द्वारा क्या होता है, चट्टानें टूटती हैं और टूट फूट कर उसका जो चूर्ण होता है वो यहाँ पर गिर जाता है। क्लियर हो गया, ये तो कहलाता है अपक्षय। क्या कहलाता है, अपक्षय। फिर दूसरी एक्टिविटी होती है इसके जस्ट बाद अपर्दन। कौन सी होती है, अपर्दन। अपर्दन क्या होता है, इन टूटे हुए पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। ये नदियों के द्वारा हो सकता है, हवाओं के द्वारा हो सकता है, ठीक है, समुद्री लहरों के द्वारा हो सकता है। तो इनके कारण क्या होता है, ये टूटा हुआ पदार्थ जो होता है ये कहीं और स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ये एक्टिविटी क्या कहलाती है, अपर्दन। अब देखिए, ऐसा नहीं होता कि अपक्षय पहले अपक्षय होता रहेगा, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, ठीक है, 1 महीना, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, फिर अपर्दन होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अपक्षय अपना प्रोसेस करता है, अपर्दन अपना प्रोसेस करता है। यानी कि अपक्षय अपना कार्य कर रहा है और अपर्दन अपना कार्य कर रहा है। अपक्षय भी चल रहा है और अपर्दन भी चल रहा है, लेकिन हमें पता नहीं होता। तो अपक्षय और अपर्दन की दोनों की क्रिया चलती रहती है, लेकिन सबसे पहले जिसे एक्टिवेट होना होता है वो होता है अपक्षय। यदि अपक्षय एक्टिवेट नहीं होगा, अपक्षय की क्रिया नहीं होगी, तब तक अपर्दन की एक्टिविटी नहीं होगी। ये कंफर्म आपको रखना है। नेक्स्ट, इसका अर्थ है कि अपक्षय वृत्त शरण, अपर्दन, उच्चावच के लघुकरण में सहायक होता है एवं स्थलाकृतियों अपर्दन का परिणाम होती है। तो जो भी स्थलाकृति बनती है वो कहीं ना कहीं या तो डायरेक्ट आग्नेय शैल है, अवसादी शैल है। देखिए, आग्नेय शैलों से डायरेक्ट कोई ना कोई स्थलाकृति बन जाती है, लेकिन जो अवसादी शैलें होती हैं, अवसादी जो रॉक्स का, सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है, उनमें जो प्रोसीजर काम आता है, उनमें प्रोसीजर अपक्षय अपर्दन का प्रोसीजर काम में आता है। शैलों का अपक्षय एवं निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल्यवान खनिजों जैसे लोहा, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, तांबा के अयस्कों का समृद्धिकरण एवं संकेंद्रण में ये सहायक होता है। अपक्षय मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो अपक्षय क्या है, एक मृदा निर्माण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया बन जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये कुछ बॉक्स में आपको सामग्री उपलब्ध करा रखी है, आप इसे पढ़ लें, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो अभी तक हम पढ़कर आए हैं उसी से ये मैटर संबंधित है। नेक्स्ट, अब हम बात करने जा रहे हैं वृत्त संचलन, मास मूवमेंट की। बहुत बड़े स्तर पर जो मूवमेंट होता है उसको हम वृत्त संचलन या वृत्त संचलन कहते हैं, मास मूवमेंट कहते हैं। ये मास मूवमेंट क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वृत्त संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिनमें शैलों का वृद्ध मलबा, जो शैलें होती हैं, शैलें अपने स्थान पर जब टूटती और फूटती रहती है तो उनका मलबा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, एक ढेर बन जाता है, और उस मलबे को यानी डेब्रिस को
गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मास मूवमेंट क्या होता है, मास मूवमेंट के लिए कौन सी शक्ति की आवश्यकता होती है, तो ध्यान रखिएगा, मास मूवमेंट के लिए गुरुत्वाकर्षण की आवश्यकता होती है। गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि ढाल के अनुरूप ये स्थानांतरित होता है। जहाँ जिस प्रकार से ढाल होगा, जिस तरफ ढाल होगा, वह वहाँ पर स्थानांतरित होना प्रारंभ कर देता है। तो वृत्त संचलन में क्या होता है, शैलों का जो मलबा होता है, बहुत अधिक मलबा जो इकट्ठा हो जाता है, वो गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता रहता है। इसका तात्पर्य है कि वायु, जल, हिम ही अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, अपितु मलबा भी अपने साथ वायु, जल या हिम ले जाते हैं। ठीक है, तो मलबा भी जो होता है, मलबा भी गुरुत्वाकर्षण के कारण आगे की ओर संचालित हो जाता है। वृत्त मलबे की संचलन गति मंद से तीव्र हो सकती है, जिसके फलस्वरूप पदार्थों के छिछले से गहरे से स्तंभ प्रभावित होते हैं। यानी ये गति कहीं कहीं बहुत अधिक होती है, कहीं कहीं बहुत मंद होती है, स्लो मूवमेंट हो जाता है, और कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है कि ये जो मूवमेंट होता है बहुत तीव्र होता है, यानी बहुत रैपिडली, बहुत तेज़ गति से मूवमेंट देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये स्लो मूवमेंट होता है और कहीं कहीं ये रैपिड मूवमेंट भी देखने को मिलता है, जिनके अंतर्गत विसर्पण, बहाव, स्खलन एवं पतन सम्मिलित होते हैं। तो जब हम ये देखते हैं कि वृत्त संचलन होता है, मंद गति से होता है, वृत्त संचलन होता है, तो इसमें विसर्पण की एक्टिविटी होती है। जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों को टुकड़ा या मलबा जो होता है वो विसर्पित करता हुआ, यानी कि जिग जैग फॉर्म में ऊपरी क्षेत्र से नीचे क्षेत्र की ओर आता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक ढाल होता है। बहाव होता है, स्खलन होता है, पतन, फॉल होता है, सम्मिलित होता है। गुरुत्वाकर्षण बल आधार शैलों एवं अपक्षय से पैदा सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना दोस्तों, वो आधार शैलें जो होती है, जो बेसिक रॉक्स होती हैं उन पर, और जो अपक्षय वाला पदार्थ होता है उन पर अपना प्रभाव डालता है। ठीक है, आधार शैलें होती हैं उन पर, और जो अपक्षय की क्रिया से जो भी पदार्थ वहाँ पर मौजूद है उन सभी पर क्या डालता है, अपना प्रभाव डालता है। यद्यपि वृत्त संचलन के लिए अपक्षय अनिवार्य नहीं है, परंतु ये इसे बढ़ावा देता है। तो देखिए, वृत्त संचलन जो होता है, वृत्त संचलन के लिए जरूरी नहीं है कि अपक्षय की क्रिया हो। ठीक है, वृत्त संचलन का मतलब होता है यदि कोई मूवमेंट इस प्रकार का है, यदि कोई चट्टान किसी ऐसे ढाल पर है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगे और ढाल बहुत तीव्र हो, तो वहाँ पर वृत्त संचलन होना प्रारंभ हो जाता है। उसके लिए अपक्षय की क्रिया होनी जरूरी नहीं है। लेकिन यदि अपक्षय की क्रिया होती है और ढाल तीव्र होता है, तो ऐसी दशा में वृत्त संचलन और अधिक सक्रिय हो जाता है, या यूँ कह दीजिए कि उनके लिए वो एक स्पीड का काम करता है, या उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है कि ये जो मलबा है वो ढीला है, अपक्षय के द्वारा ये एक्टिविटी हो चुकी है, अब मलबा क्या है, गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से नीचे की ओर खिसक जाएगा या चला जाएगा। वृत्त संचलन अपक्षय ढालों पर अनपेक्षित पदार्थों की अपेक्षा बहुत अधिक सक्रिय रहता है। वृत्त संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है। जो वृत्त संचलन होता है उसमें कौन सी शक्ति सहायक होती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ये भी हम चर्चा करके आ चुके हैं। कोई भी भू आकृति कारक जैसे प्रवाहित जल, हिमानी, वायु, लहरें एवं धाराएं वृत्त संचलन की प्रक्रिया में सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होते। इसका अर्थ है कि वृत्त संचलन अपर्दन के अंदर नहीं आता। ठीक है, तो वृत्त संचलन जो है वो अपर्दन में शामिल नहीं होता, क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होती है वो अपने आप में बहुत सहायक होती है। वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत बड़े मलबे को दूसरी ओर स्थानांतरित कर सकती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वहाँ कोई जल, हिमानी, वायु या लहरें हों। यद्यपि पदार्थों का संचलन यानी कि गुरुत्वाकर्षण की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान को होता रहता है। ढाल पर पदार्थ बाधक बलों के प्रति अपना प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं। जो ढाल पर पदार्थ होता है वो किसी न किसी बाधक बल के, यानी कोई ना कोई उन्हें रोकने की एक्टिविटी करता है, कोई बल उन्हें रोकता है, तो उसका वो प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं एवं तभी असफल होते हैं।
तब भी वो क्या होते हैं, असफल, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक लगता है उस समय। जब बल पदार्थों के अवरूपण प्रतिरोध के महानंतर होते हैं, समानांतर होते हैं। असंबद्ध कमजोर पदार्थ चिचले स्तर वाली शैल है, भ्रंश, तीव्रता से झुके हुए संस्तर, खड़े भृगु या तीव्र ढाल, पर्याप्त वर्षा, मूसलाधार वर्षा तथा वनस्पति का अभाव बृहद संचलन में सहायक होते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछे बृहद संचलन में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं या सहायक होते हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कौन कौन से तत्व आपको ध्यान रखने हैं। देखिए यहाँ शैलें है ना, जो छिछली शैलें होती है वो, भ्रंश है ना, जब एकदम से रिफ्ट बन जाती है वो, तीव्रता से झुके हुए संस्तर, जो झुके हुए क्षेत्र होते हैं वह, खड़े भृगु, ये इस प्रकार से खड़े भृगु होते हैं, तीव्र ढाल होते हैं, ठीक है, ये ढाल कैसा है, तीव्र ढाल है, पर्याप्त वर्षा, वर्षा अधिक हो ऐसी स्थिति में देखने को मिलता है, मूसलाधार वर्षा, वर्षा और वो अधिक हो जाए, ठीक है, तो मूसलाधार वर्षा भी इस प्रकार की एक्टिविटी कर सकती है। वनस्पति का अभाव है ना, वनस्पति जो होती है, वनस्पति का अभाव की क्रिया भी हमें बृहद संचलन में सहायक होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हुए जिसके माध्यम से सर्वाधिक बृहद संचलन होने की हमें कारक मिलते हैं और बृहद संचलन बहुत अधिक होता है। आगे हम बात करें, देखिए दोस्तों, बृहद संचलन की सक्रियता के कई कारक हो सकते हैं कि बृहद संचलन और जो सक्रिय हो रहे हैं उनमें इम्पोर्टेंट कारक कौन कौन से हो सकते हैं। नंबर 1, प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधन। प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधन, या तो प्राकृतिक साधन हो सकते हैं या मनुष्य द्वारा कोई कृत्रिम साधन अपनाया जा सकता है, द्वारा ऊपर के पदार्थों को टिकने का आधार का हटाना। तो जो मलबा होता है वो जो ऊपर के आधार होता है उसको उस भाग पर ना टिके रहने के कारण वो नीचे की ओर भेज दिया जाता है या नीचे की ओर सरका दिया जाता है। ढालों की प्रवणता एवं ऊंचाई में वृद्धि। ढाल की प्रवणता मतलब ढाल जितने अधिक ग्रेडियंट रखेंगे तो मलबा बहुत तेज गति से नीचे की ओर आएगा। देखिए ढाल की प्रवणता का मतलब क्या हो गया, ढाल की प्रवणता का मतलब ये हुआ कि कोई सतह मान लीजिए एक तो ऐसी है, ठीक है, ये ढाल है, इस प्रकार से ढाल है, तो मलबा यहाँ रुक रुक कर आएगा। लेकिन कोई ढाल मान लीजिए इस तरह का है, कोई ढाल मान लेते हैं कि हम इस तरह का ढाल बना हुआ है, तो ये ढाल हो गया, तो ये बताइए यहाँ मलबा रुक कर आएगा, नहीं, यहाँ मलबा जो होगा वो रैपिडली नीचे जल्दी से यहाँ आकर इकट्ठा हो जाएगा। तो ढाल की प्रवणता किस प्रकार की है और ऊंचाई किस प्रकार की, ऊंचाई में वृद्धि किस प्रकार की है, ये निर्भर करता है वहाँ जो ढाल होगा उसकी जो ऊंचाई होगी उस भाग की, वहाँ से मलबा कितने जल्दी और कितना कम देरी से आता है। पदार्थों के प्राकृतिक अथवा कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार, यानी जो पदार्थ होते हैं वो प्राकृतिक रूप से कृत्रिम रूप से कितना अधिक भार रखते हैं। यदि अधिक भार होगा तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा तो वो रैपिडली नीचे आएंगे। पदार्थ हल्के होंगे तो धीरे धीरे रुक रुक कर आएंगे, ठीक है, डिपेंड करेगा कि वहाँ ढाल किस प्रकार का है और ढाल का जो सरफेस है वो किस प्रकार का है। यदि बहुत प्लेन होगा तो बहुत तेज़ गति से आएगा, खुरदुरा होगा, बीच में कोई ना कोई ऐसा सतह होगी जो कि खुरदुरी होगी, तो फिर वहाँ पर वो जो पदार्थ होगा वो रुक रुक कर आएगा। अत्यधिक वर्षा, संतृप्ति एवं ढाल के पदार्थों में स्नेहन, लुब्रिकेंट्स, यदि काम में चिकनी सतह है तो बहुत तेज़ गति से रैपिडली जाएगा। अत्यधिक वर्षा हो रही है तो जल उसको प्रोवाइड करेगा और जल के द्वारा वो आगे की ओर बहेगा। और यदि सतह बिल्कुल प्लेन होगी, चिकनी होगी, तो उससे भी पदार्थ बहुत तेज़ गति से आगे मूव करेगा। और साथ में यदि उसमें भार अधिक है, अति भार हो रखा है, तो और तेज़ गति से मूवमेंट होना प्रारंभ होगा। मूल ढाल की सतह पर से पदार्थ, जो मूल ढाल की जो सतह होती है वहाँ से जो पदार्थ होते हैं वो किस प्रकार से बहते हैं या किस प्रकार से वो आगे या भार से हटने की चेष्टा करते हैं, तो वो और तेज़ गति से। भूकंप आना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। भूकंप आने की जब एक्टिविटी होती है तो फिर वहाँ पर और अधिक संचलन होना प्रारंभ हो जाता है। विस्फोट या मशीनों का कंपन, वाइब्रेशन के द्वारा, आपने देखा होगा वाइब्रेशन के द्वारा जो कोई वस्तु होती है वो अपनी जगह से हिलती है, ठीक है, उसमें धीरे धीरे वाइब्रेशन होता है, हिलती है जगह। और यदि वो वस्तु यदि हिलती है तो वो भी यदि ढाल के स्वरूप में है तो वो भी मूवमेंट करेगी और तेज़ गति से आगे बढ़ सकती है। अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव हो सकता है। झीलों, जलाशयों एवं नदियों से भारी मात्रा में जल निष्कासन
एवं परिणाम स्वरूप ढालों एवं नदी तटों की नीचे से जल का मंद गति से बहना, ये सभी कारक हैं जिसके माध्यम से जो वृहद संचलन है वो सहायक होता है। प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश, ये भी एक कारक हो गया। संचलन के निम्न 3 रूप होते हैं: अनुप्रस्थ विस्थापन, तुषार वृद्धि या अन्य कारकों से मृदा का अनुप्रस्थ विस्थापन होता है, प्रवाह होता है और स्खलन होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भूस्खलन। कि भूस्खलन क्या होता है, भूस्खलन से हमें क्या हानि होती है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र एवं अवगम्य संचलन है। इसमें स्खलित होने वाले पदार्थ अपेक्षितया सूक्ष्म होते हैं। संलग्न वृत्त का आकार व आकृति शैल में अनिरंतरता की प्रकृति, क्षरण का अंश एवं ढाल की ज्यामिति पर निर्भर करते हैं। यानी भूस्खलन जो होता है, लैंडस्लाइड जो होती है, लैंडस्लाइड में जो कोई भी पदार्थ होता है ये अपेक्षाकृत सूक्ष्म होता है तथा एक वृत्त आकार का या आकृति शैलें जो होती है अनियंत्रित होती हैं, प्रकृति क्षरण होती है और वो तेजी गति से नीचे की ओर स्लाइड करता है। ढाल जिस पर संचलन होता है के संदर्भ में आवर्तन यानी रोटेशन किस प्रकार का है के साथ शैल मलबे की एक या कई इकाइयों का फिसलन, स्लिपिंग को अवसर्पण कहते हैं। यानी कि हम क्या देखते हैं दोस्तों कि जो ढाल होता है, ढाल के अनुसार जो भी संचलन हो रहा है वो तीव्र गति से हो रहा है, लेकिन उसके लिए हमें जो शैल मलबा होता है उसकी जो इकाइयाँ होती है, जो स्लिपिंग मूवमेंट होता है, फिसलन जो होता है, उसको हम अवसर्पण कहते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई। लेकिन जो मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट कितनी स्पीड से हो रहा है ये उसके संचलन पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी के पिंड के पश आवर्तन के बिना मलबा जो होता है, जो मलबा जो होता है वो तीव्र लोटन यानी रोलिंग करता है। ठीक है, मलबा यदि बहुत अधिक वेटेड में होगा तो क्या करेगा, बहुत तीव्र गति से रोटेट होगा, रोलिंग होगा, या स्खलन मलबा स्खलन कहलाता है। ठीक है, मलबा स्खलन में खड़े या प्रलंबी फलक फेस से मिट्टी मलबे का प्राय स्वतंत्र पतन होता है। संस्तर जोड़ या भ्रंश के नीचे पृथक शैल वृत्त के संकलन को शैल है ना, को शैल के द्वारा क्या कर लिया जाता है, शैल कहते हैं। तीव्र विध्वंस होता है। तीव्र ढाल पर भूस्खलन की खरोंच दर्शाता है। तीव्र नति संस्तर तल जैसे अनिरंतरताओं के सारे स्खलन एक समतलीय पात के रूप में घटित होता है। किसी तीव्र ढाल के सहारे शैल खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना शैल पतन कहलाता है। शैल पतन शैलों के फलक के उथले संस्तर से होता है, जो इस शैल स्खलन जिसमें पदार्थ प्राप्त गहराई तक प्रवाहित होते हैं से अलग हो जाता है। तो इस मैटर पर हमने देखा, इस लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार से अपक्षय की क्रिया होती है और अपक्षय का क्या महत्व होता है। ठीक है, अपक्षय का प्रभाव किस प्रकार से है, और इसमें देखा कि बृहद संचलन क्या होता है। और बृहद संचलन में 2 तरह के मूवमेंट होते हैं, एक मंद संचलन होता है, एक तीव्र संचलन होता है। और तीव्र संचलन या यूँ कह लीजिए कि बृहद संचलन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बल होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो अन्य कारक यदि नहीं भी हो तो गुरुत्वाकर्षण बल अपने आप में बहुत प्रभावी होता है, और यदि वहाँ पर अपक्षय की क्रिया होती है तो वह उसके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, और जिसके माध्यम से वहाँ बृहद संचलन बहुत अधिक तीव्र गति से होना प्रारंभ होता है। उसके बाद भूस्खलन को पढ़ा कि भूस्खलन किस प्रकार से होता है, भूस्खलन में किस प्रकार चट्टानें ऊपरी सतह से नीचे सतह पर जाती है, ढाल के अनुसार बहुत तीव्र गति से जाती है। यदि ढाल मंद हो तो वह स्लाइड बहुत धीमे गति से नीचे की ओर खिसकती है, लेकिन यदि ढाल बहुत अधिक तीव्र होता है तो ऐसी दशा में जो स्खलन होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है और बहुत तेज गति से तीव्र रूप में नीचे की ओर चट्टानें आना प्रारंभ हो जाती है। तो इस लेक्चर में हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है, इम्पोर्टेंट बातें जो भी थी वो हमने चर्चा कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ महत्वपूर्ण अपर्दन और निक्षेपण की चर्चा करेंगे और मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है उस पर हम अध्ययन करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।